गांव जगदीशपुर में सूरज की किरणें हमेशा पीपल के पुराने पेड़ पर आकर ठिठक जाती थी। जैसे गांव की जिंदगी की तरह वे भी यहाँ थोड़ी देर रुककर सुस्ता लेना चाहते हों। इसी पीपल के पेड़ के नीचे एक चौपाल पर दिन भर गांव की हलचल जारी रहती थी। यहाँ गांव के सबसे बुजुर्ग हरि गोविंद अपनी पत्नी शारदा के साथ अक्सर बैठे मिलते थे। हरि गोविंद गांव के ससुर जी कहलाते थे क्योंकि उनकी समझदारी और अनुभव पर पूरे गांव को भरोसा था। उनकी पत्नी शारदा सादगी और ममता की मूरत थी। उनके माथे की शिकने उनके जीवन की तपस्या और धैर्य की गवाह थी। हर गोविंद और शारदा के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा नवल जो गांव में ही खेती बाड़ी का काम देखता था और अपनी पत्नी रमा के साथ सुख शांति से जीवन बिता रहा था। रमा बिल्कुल शारदा जैसी थी, घर गृहस्थी और संस्कारों में पली बड़ी, लेकिन उनका छोटा बेटा अमित इन सबसे अलग था। वह महत्वाकांक्षी था। जगदीशपुर की मिट्टी में उसे अपने सपनों की फसल उगती नहीं दिखती थी। उसके सपने ऊंचे थे और उसकी उड़ान शहर की चकाचौंध में थी। कई साल पहले वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर चला गया था। उसकी माँ और पिता को यह फैसला बहुत भारी लगा था, पर उन्होंने अमित के सपनों के खातिर खुद को मना लिया था। हर गोविंद अक्सर कहते थे, हम तो पीपल की जड़ें हैं बेटे, पर तुम उस पेड़ की डाल हो, तुम्हें नई हवाओं में फैलना है। अमित शहर में बहुत सफल हो गया था। उसने एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी पाई थी। उसकी ज़िंदगी अब गांव के उन दिनों से बहुत अलग थी जहां हर सुबह चिड़ियों की चहचहाहट और गायों की रंभाहट से होती थी। अब उसकी सुबह गाड़ियों के शोर और अलार्म की कर्कश आवाज़ से होती थी। वह हर महीने अपने माता पिता को पैसे भेजता था और साल में 1-2 बार मिलने भी आता था। जब वह आता तो गांव में एक रौनक आ जाती। वह अपने साथ शहर की बातें, कपड़े और तोहफे लेकर आता था। एक दिन अमित का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में एक हिचक थी, एक खुशी और एक डर का मिला जुला भाव था। बापू, माँ, मैं शादी कर रहा हूँ, उसने धीरे से कहा। शारदा का दिल खुशी से भर गया। ओह मेरा बेटा, आखिरकार कौन है? बेटा, कहाँ की है वो शहर की है माँ, नाम है रिया, बहुत पढ़ी लिखी और मॉडर्न है, अमित ने बताया। हर गोविंद को यह सुनकर थोड़ा अटपटा लगा। उन्हें डर था कि एक शहर की लड़की उनके गांव के माहौल में कैसे ढल पाएगी, पर उन्होंने अपनी भावनाओं को दबाकर कहा, ठीक है बेटा, तुम खुश हो तो हम भी खुश हैं, उसे लेकर जल्दी घर आओ। 2 महीने बाद अमित अपनी पत्नी रिया को लेकर गांव आया। रिया शहर की एक तेज-तर्रार स्टाइलिश लड़की थी जो जीन्स और टॉप में हमेशा रहती थी। उसके छोटे बालों और नेल पॉलिश ने गांव की औरतों की नज़र उस पर टिका दी थी। वह गांव के माहौल में थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। गांव की धूल, कच्ची सड़कें और बिजली का बार बार जाना उसे परेशान कर रहा था। जब अमित और रिया हर गोविंद और शारदा के सामने आए तो रिया ने दूर से ही नमस्ते कर दी। हर गोविंद ने उसे माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, लेकिन शारदा की आंखें कुछ और ही तलाश रही थी। वे अपनी बहू के माथे पर घूंघट, उसके पैरों में पायल और उसके हाथों में चूड़ियां देखना चाहती थी। रिया इन सभी रीतियों से बिल्कुल अनजान थी। उसने कभी घूंघट नहीं निकाला था और पायल पहनना उसे असुविधाजनक लगता था। नवल और उसकी पत्नी रमा ने रिया का पूरे दिल से स्वागत किया। रमा ने रिया के लिए अपने हाथों से खाना बनाया। जब रमा ने उसे खाना परोसा तो रिया ने चम्मच मांगा। रमा और शारदा एक दूसरे को देखने लगी। उनकी दुनिया में तो हाथ से खाना ही खाया जाता था।
रमा ने उसे एक चम्मच लाकर दिया, पर वह समझ गई थी कि शहर और गांव के बीच की खाई कितनी गहरी है। रिया ने खाने की प्लेट देखकर मुंह बना लिया। अमित, यह क्या है? यह सब बहुत ऑयली है और इसमें मसाला भी बहुत ज़्यादा है। यह सुनकर शारदा को बहुत बुरा लगा। यह उनके हाथों का बना खाना था जिसमें उन्होंने अपना प्यार और मेहनत डाली थी। अमित ने जल्दी से बात संभाल ली। रिया, यह गांव का खाना यहाँ ऐसे ही बनता है। रिया ने किसी तरह थोड़ा सा खाना खाया और फिर कमरे में चली गई। अगले कुछ दिन इसी तरह से बीतते गए। रिया को हर छोटी मोटी बात पर दिक्कत होती थी। सुबह जल्दी उठकर काम करना, पानी भरने जाना या बिना एयर कंडीशन के रहना। वह अक्सर फ़ोन पर अपनी माँ से शिकायत करती, माँ, यहाँ तो जीना मुश्किल है, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। शारदा और हर गोविंद यह सब देख रहे थे। वे दोनों समझते थे कि उनकी बहू को अपनी दुनिया से अलग होना मुश्किल लग रहा है, पर उनके लिए सबसे ज़्यादा दुख की बात यह थी कि रिया को उनके रिश्तों की अहमियत समझ नहीं आ रही थी। वह उनसे सीधे बात करने के बजाय हमेशा अमित के जरिए ही अपनी बात रखती थी। एक दिन जब हर गोविंद और शारदा चौपाल पर बैठे थे तो शारदा ने अपने पति से कहा, मैंने सोचा था कि हमारे घर में एक और बेटी आएगी जो हमारे साथ हंसेगी, बोलेगी, पर यह तो हमारे साथ रहती हुई भी बहुत दूर लगती है। हर गोविंद ने गहरी सांस ली। समय बदल रहा है शारदा। शहर और गांव की दूरी अब सिर्फ मीलों में नहीं, सोच में भी है। रिया के आगमन के बाद जगदीशपुर की शांति में एक अजीब सा ठहराव आ गया था। हर सुबह जब चिड़िया चहचहाती और गांव की औरतें पानी भरने जाती तो रिया अपने कमरे में खिड़की बंद कर सोती रहती थी। उसके लिए सुबह का मतलब 10 बजे के बाद शुरू होता था, जब उसके ऑफिस का काम शुरू होता था। उसने गांव से भी अपना लैपटॉप साथ रखा था ताकि वह काम कर सके। शारदा रोज सुबह उठकर देखती कि बहू का कमरा बंद है। उनका मन उदास हो जाता था। वह याद करती थी कि कैसे रमा, उनकी बड़ी बहू, सुबह सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती है, गांव के आंगन में झाड़ू लगाती है और फिर सबके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती है। शारदा ने कई बार सोचा कि वह रिया को जगा दे, पर अमित ने उन्हें मना कर दिया था। माँ, शहर में ऐसा ही होता है, उसे आदत नहीं है, आप उसे रहने दो। एक दोपहर जब तेज धूप थी, हर गोविंद चौपाल पर बैठे थे। अचानक उन्हें तेज चक्कर आया और वे वहीं गिर पड़े। पास से गुजर रहे नवल ने उन्हें संभाला और घर लेकर आया। शारदा ने तुरंत वैद्य को बुलाया। वैद्य ने बताया कि पिताजी को कमजोरी है और उन्हें ग्लूकोज चढ़ाना है। नवल जल्दी से गांव की मेडिकल स्टोर से ग्लूकोज की बोतल ले आया। जब नवल और शारदा पिताजी को लिटाकर उनका ध्यान रख रहे थे, तभी रिया अपने कमरे से बाहर निकली। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने अमित से पूछा, यह क्या हुआ? सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हैं? अमित ने बताया, पिताजी को चक्कर आ गए थे, अब उन्हें ग्लूकोज की बोतल लगाई है। रिया ने लापरवाही से कहा, ओह, मैं क्या करूं? यह सुनकर शारदा का दिल टूट गया। उन्होंने सोचा था कि इस मुश्किल घड़ी में उनकी बहू उनके साथ खड़ी होगी, पर रिया का यह बर्ताव उन्हें बहुत चुभ गया। उन्होंने आंसुओं को रोकते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, तुम अपना काम करो। रात को जब हर गोविंद को थोड़ी राहत मिली, तब अमित रिया से बात करने गया। रिया, तुम पिताजी के पास जाकर उनका हाल चाल पूछ सकती थी। माँ को यह बहुत बुरा लगा।
रिया गुस्से में बोली, अमित मैंने क्या किया? मैं उन्हें जानती हूँ, मुझे पता है कि वह ठीक हो जाएंगे। मुझे दिखावा करना नहीं आता। और सुनो, मुझे यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। गांव में ना तो अच्छे बाथरूम हैं, ना ही साफ सफाई। मैं वापस शहर जाना चाहती हूँ। अमित ने उसे समझाने की कोशिश की। रिया, यह हमारे माता पिता का घर है, यहाँ थोड़ी देर के लिए तो एडजस्ट कर लो। एडजस्ट में यहाँ 5 दिन से हूँ और तुमने मुझे सिर्फ एडजस्ट करने को कहा है। तुम्हारी माँ मुझे अजीब नज़रों से देखती रहती हैं और तुम्हारी भाभी, वह तो मुझे ऐसे देखती हैं जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। रिया ने चिल्लाकर कहा। रिया की यह बात सुनकर अमित को बहुत बुरा लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उसके माता पिता और गांव के संस्कार थे और दूसरी तरफ उसकी पत्नी की इच्छाएं और शहर की जीवन शैली। वह दोनों के बीच में फंस गया था। अगले दिन गांव में नवरात्रि का त्यौहार शुरू हुआ। गांव की औरतें मिलकर घर के आंगन में गरबा खेलने की तैयारी कर रही थी। शारदा ने रिया को बुलाया। बहू, आज गरबा है, तुम भी आओ, सब लोग मिलकर खेलेंगे। रिया ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, मुझे गरबा खेलना नहीं आता। शारदा ने मुस्कुराकर कहा, सीख जाओगी, बहुत मज़ा आता है। पर रिया को कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने मना कर दिया और अपने कमरे में चली गई। शारदा का दिल फिर से टूट गया। उन्हें लगा कि रिया उनसे बहुत दूर है, जैसे कोई अनजान लड़की। उन्होंने नवल की पत्नी रमा को गरबा खेलने के लिए बुलाया। रमा तुरंत आ गई और शारदा के साथ मिलकर गरबा खेलने लगी। शारदा के आंसू उनके चेहरे पर बहने लगे, जिन्हें कोई नहीं देख पा रहा था। वह अपने पति से कहने लगी, हमने सोचा था कि हमारा छोटा बेटा एक ऐसी बहू लेकर आएगा जो हमारा घर रोशन करेगी, लेकिन यह बहू तो हमारे घर की रोशनी ही बुझा रही है। हरगोविंद ने शारदा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, शारदा धीरज रखो, रिया को हमारी दुनिया में आने में वक्त लगेगा। वह शायद शहर में पली बड़ी है, लेकिन उसके दिल में भी प्यार जरूर होगा। रिया के गांव से लौटने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। शारदा और हरगोविंद के लिए वह खामोशी उनकी बहू की अनुपस्थिति से ज़्यादा उनके बेटे के बदलते हुए व्यवहार की थी। अमित के फ़ोन पर पहले की तरह अक्सर नहीं आते थे। अब आते भी थे तो उनकी बातों में एक दूरी और हड़बड़ी होती थी। वह गांव में हालचाल कम और अपनी व्यस्तता ज़्यादा बताते थे। एक दिन हरगोविंद ने शारदा से कहा, शारदा मुझे लगता है हमें एक बार शहर जाना चाहिए। शारदा चौंक गई। शहर क्यों? तुम्हें तो शहर की धूल और गाड़ियों का शोर पसंद नहीं है। बात पसंद की नहीं है, बात अपने बच्चों की है। मुझे लगता है अमित और रिया के बीच कुछ ठीक नहीं है। रिया शायद हमें पसंद नहीं करती, या फिर वह बस हमारे तरीके से अलग है। हरगोविंद ने कहा। उनकी आवाज़ में उदासी थी। मैं जानना चाहता हूँ, क्या मेरा बेटा अपने नए जीवन में खुश है? शारदा के मन में भी यही डर था। उन्होंने हामी भरी। अगले ही हफ्ते हरगोविंद और शारदा ने शहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। नवल और रमा को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। उन्हें डर था कि कितने सालों बाद शहर जाकर उनके माता पिता को कोई परेशानी ना हो। बापू, आप यहाँ आराम से रहो। अमित और रिया जब भी चाहें यहाँ आ सकते हैं, नवल ने समझाया। नहीं बेटा, अब हमें जाना है, यह हमारी जिम्मेदारी है। हमने उसे शहर भेजा था ताकि वह अपनी ज़िंदगी बनाए। अब हम उसकी ज़िंदगी को देखना चाहते हैं।
हर गोविंद ने अपने मन की बात कह दी। अमित को जब पता चला कि उसके माता पिता शहर आ रहे हैं तो उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। वह जानता था कि रिया को यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। उसने तुरंत रिया को फ़ोन किया। रिया, मेरे माता पिता अगले हफ्ते शहर आ रहे हैं। रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या? बिना मुझसे पूछे? अमित, तुम्हें पता है कि मैं उन्हें यहाँ नहीं रख सकती। मेरा घर छोटा है, मेरी ज़िंदगी बहुत व्यस्त है और मुझे उसके साथ एडजस्ट करना मुश्किल लगता है। रिया, वह मेरे माता पिता हैं, वे पहली बार हमारे घर आ रहे हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अमित ने नाराज़गी से कहा। मैं सच कह रही हूँ। उनके रहने के तरीके, खाने पीने की आदतें, यहाँ तक कि उनकी भाषा भी हमारी दुनिया से अलग है। तुम खुद सोचो, जब मेरे ऑफिस के दोस्त आएंगे तो मैं क्या कहूँगी? क्या मैं उन्हें गांव से आए हुए मेहमान की तरह दिखाऊंगी? रिया ने कहा। अमित ने फ़ोन काट दिया। वह जानता था कि रिया की चिंताएं बेबुनियाद नहीं हैं, पर उसे रिया का यह व्यवहार भी ठीक नहीं लग रहा था। जब हरगोविंद और शारदा शहर पहुंचे तो उनके लिए सब कुछ नया था। ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ियों का अनवरत शोर, लोगों की भागदौड़, सब कुछ उन्हें हैरान कर रहा था। अमित उन्हें लेने स्टेशन आया, पर वह उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने अपार्टमेंट की तरफ ले गया। बापू, माँ, हमारा घर इस बिल्डिंग में है। अमित ने एक बहुत ही आधुनिक कांच की बनी बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए कहा। शारदा और हरगोविंद ने पहली बार लिफ्ट का इस्तेमाल किया। लिफ्ट में घुसते ही शारदा ने हरगोविंद का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे किसी अनजानी जगह पर आ गए हों। जब वे अमित के फ्लैट में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह छोटा सा, बहुत ही साफ सुथरा और आधुनिक था। घर में सोफे थे, डाइनिंग टेबल थी और हर जगह सजावट की चीज़ें थी। रिया ने एक औपचारिक मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया। आइए माँ, बापू, बैठिए। शारदा ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उनके चेहरे पर थकान और घबराहट साफ दिख रही थी। उन्होंने अमित के सोफे पर बैठने के बजाय नीचे ज़मीन पर बैठने की कोशिश की। नहीं माँ, आप सोफे पर बैठो। अमित ने उन्हें रोका। हमें ज़मीन पर बैठने की आदत है बेटा, यह सोफ़ा बहुत कोमल है, शारदा ने कहा। रिया ने तुरंत अमित से कहा। अमित, मैंने तुम्हें कहा था कि यह सब बहुत मुश्किल होगा। यह सुनते ही अमित को गुस्सा आ गया। रिया, शांत रहो। अगले कुछ दिन हरगोविंद और शारदा के लिए बहुत मुश्किल थे। रिया सुबह उठकर सीधे ऑफिस के काम में लग जाती थी। शारदा सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाना चाहती थी, पर रिया के आधुनिक किचन में उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता था। मिक्सी से लेकर माइक्रोवेव तक हर चीज़ उनके लिए एक रहस्य थी। एक दिन शारदा ने सोचा कि वह देसी तरीके से आटा गूँथ कर रोटियां बनाएगी। उन्होंने ज़मीन पर बैठकर आटा गूँथना शुरू कर दिया। तभी रिया वहां आई। उसने शारदा को नीचे बैठकर आटा गूँथते हुए देखा और चिल्ला पड़ी। माँ, आप यह क्या कर रही हैं? यह कितनी गंदी आदत है, ज़मीन पर बैठकर खाना नहीं बनाते। शारदा घबरा गई। बेटा, हमारे गांव में तो ऐसे ही होता है। यह गांव नहीं है माँ, यह शहर है। यहाँ हर चीज़ साफ सफाई से होती है, रिया ने कहा। यह सब देखकर हरगोविंद ने शारदा का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने कमरे में ले गए। उस दिन हरगोविंद और शारदा को समझ आ गया था कि शहर और गांव के बीच की खाई को पाटना असंभव है। रिया की डांट के बाद हरगोविंद और शारदा का दिल पूरी तरह से टूट गया था। वे चुपचाप अपने कमरे में चले गए। शारदा की आंखों में आंसू थे जो अब तक उन्होंने सबसे छुपा कर रखे थे।
हरगोविंद ने उन्हें शांत किया। शांत हो जाओ शारदा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम यहाँ पर अपनी दुनिया में नहीं हैं, हम परदेसी हैं। शारदा ने रोते हुए कहा, मैंने सोचा था कि बहू घर की लक्ष्मी होती है, घर को जोड़ती है, पर यह तो हमारे मन को ही तोड़ रही है। उस दिन रात को किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। अमित अपनी माँ से बात करने गया तो उसने देखा कि उसकी माँ गुमसुम बैठी थी। माँ, मुझे माफ़ कर दो, अमित ने कहा। रिया थोड़ी अलग है, उसे शहर में रहने की आदत है। शारदा ने अमित की तरफ देखा और कहा, बेटा, गलती रिया की नहीं है, गलती शायद हमारी है। हमने तुम्हें दूर भेजा ताकि तुम अपनी दुनिया बना सको, पर हमने यह नहीं सोचा कि इस नई दुनिया में हमारी कोई जगह नहीं होती। अमित को अपनी माँ के शब्दों में एक गहरा दर्द महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसकी माँ ने आज तक के सारे दर्द को एक ही वाक्य में कह दिया हो। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें यहाँ हमेशा रखूँगा, अमित ने कहा। नहीं बेटा, अब हम वापस जाएंगे, हरगोविंद ने कमरे में आते हुए कहा। हमने यहाँ रहकर देख लिया, हमें तुम्हारी दुनिया की समझ नहीं है और ना ही हमें तुम्हारी दुनिया चाहिए। अमित ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हरगोविंद और शारदा ने अपना मन बना लिया था। अगली सुबह उन्होंने चुपचाप अपने कपड़े और सामान पैक कर लिया। जब अमित उठा और देखा कि उसके माता पिता तैयार होकर बैठे हैं तो वो घबरा गया। बापू, आप कहाँ जा रहे हो? अमित ने पूछा। हम वापस अपने घर जा रहे हैं बेटा, जहाँ हमारी दुनिया है, हमारे खेत हैं और हमारे संस्कार हैं, हरगोविंद ने कहा। अमित को लगा कि उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई है। उसने रिया को आवाज़ लगाई, रिया देखो, माँ बापू जा रहे हैं। रिया ने अपने कमरे से बाहर आकर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तो जाने दो अमित, तुम्हें पता है कि यह हमारे लिए अच्छा ही है, रिया ने कहा। यह सुनकर अमित का दिल टूट गया। उसे लगा कि वह अपनी पत्नी को पहचान ही नहीं पा रहा है। उसने रिया को गुस्से में देखा और कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ये मेरे माता पिता हैं। रिया ने शांत भाव से कहा, हाँ, तुम्हारे माता पिता हैं, लेकिन वे हमारी दुनिया से अलग हैं अमित। तुम खुद सोचो, तुम उनके लिए एक दिन में कितनी बार कपड़े बदलते हो, कितनी बार हाथ धोते हो। तुम उनके लिए हर सुबह उठकर उनके हिसाब से खाना बना सकते हो। नहीं अमित, तुम नहीं कर सकते, और हम दोनों अलग हैं, हमें एक साथ रहने में परेशानी होगी। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपने माता पिता और पत्नी के बीच फंस गया था। उसने अपने माता पिता के पैर छुए और कहा, मुझे माफ़ कर दो माँ बापू, मैं तुम लोगों को यहाँ नहीं रोक पा रहा हूँ, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही गांव आऊँगा। शारदा ने अपने बेटे को गले लगा लिया और उसे आशीर्वाद दिया। हरगोविंद ने अपने बेटे को देखा और कहा, खुश रहना बेटा, पर कभी कभी दिल की भी सुन लेना। हरगोविंद और शारदा चले गए। उनके जाने के बाद घर में एक अजीब सा खालीपन छा गया था। अमित को लगा जैसे उसके घर में कुछ छूट गया है। वह अपने कमरे में गया और उसने देखा कि उसकी माँ ने उसके लिए एक पोटली में घर के बने लड्डू रखे थे। उस पोटली को देखकर अमित की आंखें नम हो गईं। रिया ने अमित को उदास देखा और उसके पास आकर कहा, अमित, मैंने जो किया वह सही था, तुम भी मानोगे। अमित ने रिया की तरफ देखा और कहा, रिया, क्या सही था? तुम नहीं समझती, तुम कभी नहीं समझ सकती कि माँ का प्यार क्या होता है। तुम कभी नहीं समझ सकती कि माँ ने मेरे लिए क्या किया है। अमित का गुस्सा और दर्द एक साथ फूट पड़ा। उसने रिया को देखा और कहा, हमारे बीच यह सब अब और नहीं चल पाएगा। मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता।
हरगोविंद और शारदा के जाने के बाद अमित और रिया के बीच एक गहरी चुप्पी भरा सन्नाटा छा गया। अमित ने गुस्से और दर्द में जो कुछ कहा था, उसके बाद रिया के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह अपने कमरे में चली गई और अमित अपने दिल में एक खाली पन के साथ सोफे पर बैठा रहा। उसे लग रहा था जैसे उसने अपने जीवन के सबसे बड़े हिस्से को पीछे छोड़ दिया है। अगले कुछ दिन अमित के लिए बहुत मुश्किल थे। वह ऑफिस जाता पर उसका मन काम में नहीं लगता था। उसे हर जगह अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती थी। कभी वह उसे खाना खाने के लिए बुलाती तो कभी उसे सुबह जल्दी उठने के लिए कहती। उसे रिया के बनाए हुए खाने में भी स्वाद नहीं आता था। उसे लगता था कि उसमें माँ के हाथ का प्यार नहीं है। एक शाम अमित ने उस पोटली को खोला जिसमें माँ ने उनके लिए लड्डू रखे थे। उसने एक लड्डू खाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि उसकी माँ ने उसे सिर्फ लड्डू ही नहीं बल्कि अपना प्यार भी दिया है। उसी रात अमित ने रिया से कहा, रिया, मैं कल गांव जा रहा हूँ। रिया चौंक गई। क्यों अमित, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे मेरी माँ की याद आ रही है रिया। मुझे मेरे पिता की याद आ रही है। मैं वहाँ जाकर उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, अमित ने कहा। रिया ने अमित को समझाने की बहुत कोशिश की। अमित, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी ज़िंदगी, सब कुछ यहाँ है। तुम गांव जाकर क्या करोगे? अमित ने रिया की बात को अनदेखा कर दिया। उसे अब सिर्फ अपने माता पिता और गांव की याद आ रही थी। उसे लगा कि वह शहर में रहकर अपनी पहचान खो चुका है। अगले दिन सुबह अमित ने अपना बैग पैक किया और घर से निकल गया। उसने रिया को अलविदा तक नहीं कहा। रिया को लगा कि अमित उसे छोड़कर जा रहा है। उसके दिल में एक अजब सा डर और गुस्सा था। उसने सोचा, यह मेरे साथ नहीं हो सकता। मैं इस तरह हार नहीं सकती। रिया ने भी अपने लिए एक बैग किया और चुपचाप अमित के पीछे गांव की तरफ चल पड़ी। गांव जगदीशपुर में अमित जब घर पहुंचा तो हरगोविंद और शारदा उसे देखकर बहुत खुश हुए। शारदा ने अमित को गले लगाया और रोने लगी। मेरा बेटा वापस आ गया, उन्होंने कहा। अमित ने अपनी माँ के पैर छुए और कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे दूर चला गया था। मुझे लगा कि शहर में मेरी ज़िंदगी है, पर असली ज़िंदगी तो यहाँ है। शारदा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। तुम हमेशा मेरे पास हो। हरगोविंद ने अमित को अपने पास बिठाया और कहा, मुझे पता था कि तुम एक दिन वापस आ जाओगे। तुम शहर में रहकर अपनी जड़ों को नहीं भूल सकते। अगले कुछ दिन अमित ने गांव में ही बिताए। वह अपने माता पिता के साथ खेतों में जाता, उनके साथ बैठकर बातें करता और उनके साथ खाना खाता। उसे लगा कि वह अपनी ज़िंदगी में वापस आ गया है। उसे अपनी ज़िंदगी में एक नया मकसद मिल गया था। पर एक दिन अमित अपने माता पिता के साथ चौपाल पर बैठा था तो उसने देखा कि एक गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी। गाड़ी से एक महिला बाहर निकली। वह रिया थी। रिया को गांव में देखकर हरगोविंद और शारदा और अमित सभी चौंक गए। रिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने सीधे घर के अंदर कदम रखा और शारदा से कहा, माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। रिया की बात सुनकर हर कोई एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसकी आवाज़ में पहले की तरह ना तो कोई शिकायत थी और ना ही कोई नखरा। यह सुनकर शारदा धीरे धीरे रसोई में गई और उसके लिए थाली में दाल रोटी परोस कर लाई। रिया ने चुपचाप खाना खाया और इस बार उसने खाने में कोई कमी नहीं निकाली। वह बस शांति से अपने आसपास के माहौल को देख रही थी। खाने के बाद रिया ने अमित से कहा, मुझे गांव देखना है।
अमित उसे गांव दिखाने ले गया। रिया ने गांव की चौपाल देखी, पीपल का पेड़ देखा और गांव के खेतों को देखा। गांव की सादगी और शांति ने उसे बहुत प्रभावित किया। उसे लगा कि वह अपनी जिंदगी में पहली बार एक ऐसी जगह पर आई है जहां सुकून है। जब वे घर वापस आए तो रिया ने शारदा से कहा, माँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? शारदा ने उसे शक भरी नज़रों से देखा पर कुछ कहा नहीं। रिया ने बिना किसी के कुछ कहे रसोई में जाकर आटा गूंथना शुरू कर दिया। उसने पहले कभी आटा नहीं गूंथा था। उसे नहीं पता था कि कितना पानी डालना है और कितना आटा लेना है। आटा गूंथते गूंथते उसने बहुत गड़बड़ कर दी। उसके हाथों में आटा लग गया था और वह खुद भी आटे में लिपट चुकी थी। यह देखकर शारदा मुस्कुराने लगी। उन्होंने रिया को देखा और कहा, बहू, ऐसे नहीं, ऐसे गूंथते हैं। शारदा ने रिया को अपने पास बिठाया और उसे आटा गूंथना सिखाया। रिया ने उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना और फिर से कोशिश की। इस बार वह आटा गूंथने में सफल हो गई। शारदा ने उसे गले लगा लिया और कहा, बहू, तुम तो बहुत जल्दी सीख जाती हो। रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि वह अपनी जिंदगी में पहली बार किसी से कुछ सीख रही है। उसने शारदा से कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। शारदा ने उसे शांत किया और कहा, नहीं बेटा, तुम बुरी नहीं हो, तुम बस शहर की हो, तुम्हें यहाँ की ज़िंदगी की आदत नहीं है। उस दिन के बाद रिया ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बदलाव किया। वह सुबह जल्दी उठने लगी, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने लगी और शारदा के साथ रसोई में काम करने लगी। वह अब शारदा के साथ हंसती बोलती और उनके साथ गरबा खेलने लगी। गांव के लोग भी उसे पसंद करने लगे थे। एक दिन जब हर गोविंद चौपाल पर बैठे थे तो रिया उनके पास गई और उनके पैर छुए। हर गोविंद ने उसके माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहू, उन्होंने कहा। रिया ने मुस्कुराकर कहा, पापू, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं बस अपनी सास की बेटी हूँ। उस दिन हर गोविंद, शारदा, अमित और गांव के सभी लोग बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि रिया ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बदलाव किए हैं और वह अब उनकी बहू नहीं, उनकी बेटी बन गई है। रिया के गांव आने के बाद हर गोविंद और शारदा के घर में एक नई रौनक आ गई थी। रिया ने खुद को पूरी तरह से गांव के रंग में रंग लिया था। वह सुबह शारदा के साथ खेतों में जाती, पौधों में पानी देती और गांव की औरतों से बातचीत करती। वह अब सिर्फ बहू नहीं बल्कि गांव की एक बेटी बन गई थी। उसके और शारदा के बीच का रिश्ता अब माँ बेटी जैसा हो गया था। एक दोपहर जब सभी चौपाल पर बैठे थे तो अमित के फ़ोन पर एक कॉल आया। यह उसके बॉस का था। अमित, तुम वापस कब आ रहे हो? कंपनी में तुम्हारा काम रुका हुआ है, बॉस ने कहा। अमित को लगा कि उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लेना होगा। एक तरफ उसके माता पिता और गांव की शांति थी, दूसरी तरफ उसकी नौकरी और शहर की व्यस्तता। अमित ने बॉस को बताया कि वह जल्द ही वापस आएगा। फ़ोन रखने के बाद हर गोविंद ने अमित से पूछा, क्या हुआ बेटा? अमित ने अपनी दुविधा हर गोविंद और शारदा को बताई। उसने कहा, बापू, मैं सोच रहा हूँ कि गांव में ही रह जाऊँ, मुझे यहाँ बहुत शांति और सुकून मिलता है। हर गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी यहाँ नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी शहर में है। हमने तुम्हें शहर इसलिए भेजा था ताकि तुम अपने सपनों को पूरा कर सको। अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम अपने सपनों से दूर हो जाओगे। शारदा ने भी अमित को समझाया, बेटा, हमने तुम्हें शहर इसलिए भेजा था ताकि तुम अपनी ज़िंदगी बना सको। तुम यहाँ रहकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करो। अमित और रिया ने अपने माता पिता की बात सुनी और उन्हें लगा कि वे सही कह रहे हैं।
वे दोनों जानते थे कि वे शहर में ही खुश रहेंगे, पर इस बार उनका शहर जाने का मकसद अलग था। इस बार वे शहर में रहकर भी अपने गांव को नहीं भूलेंगे। अगले दिन अमित ने हरगोविंद और शारदा से कहा, बापू माँ, हम वापस शहर जा रहे हैं, पर हम आपसे वादा करते हैं कि अब हर महीने गांव आएंगे। हरगोविंद और शारदा ने अमित और रिया को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम लोग खुश रहो, बस यही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। जब अमित और रिया शहर वापस लौटे तो वे दोनों एक नए संकल्प के साथ वापस आए थे। उन्होंने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का फैसला किया था। एक दिन जब रिया अपने ऑफिस के काम में व्यस्त थी तो अमित ने उसे एक बड़ी खुशखबरी दी थी। रिया, मैंने एक नई कंपनी में नौकरी कर ली। यह कंपनी गांव के किसानों के लिए काम करती है। हम उन्हें अच्छी फसल उगाने के लिए मदद करेंगे और उनकी फसलों को अच्छे दामों में बेचेंगे। रिया को अमित का यह फैसला बहुत पसंद आया। उसने कहा, अमित, यह बहुत अच्छा फैसला है। अब हम शहर में रहकर भी गांव के लोगों की मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।